हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आपको पता है कि इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे इस वक्त हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे डिस्कशन कर रहे हैं। और लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो इंडिया का फॉरेन ट्रेड के ऊपर हमने बात किया था, चर्चा किया था। ये भी बात किया था कि ब्रिटिशर्स के दौर में कैसा था फॉरेन ट्रेड, और बाद में हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी वगैरह पे एक चर्चा किया था, डिस्कशन किया था। आज हमको ये बात करना है कि वो कौन सी सिचुएशन हुई थी कि इंडियन इकोनॉमी फाइनली 1990 के बाद जो है वो हमने देखा था कि 1990 एक सिचुएशन बनी, यानी 1950 से 1990 इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल अलग थी। और 91 में फाइनली ऐसा क्या हुआ कि जिसके बाद इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से बदल गई है। उसी के ऊपर एक चर्चा करना है, डिस्कशन करना है। शुरू करने से पहले सारे दर्शकों का, सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को रिकमेंड करिए उन सारे स्टूडेंट्स को जो इस वक्त बोर्ड का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ह्यूमैनिटीज के भी अगर हैं, अगर इकोनॉमिक्स लिया है, तैयारी करें, तो प्लीज इकोनॉमिक्स ऑन द मूव उनको रिकमेंड करिए। तो बिना कुछ टाइम लिए हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म पे क्या बात करना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं और इकोनॉमिक रिफॉर्म पे एक चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, देखते हैं कि क्या आज बात करना है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, उसके ऊपर एक पहले बैकग्राउंड समझेंगे, फिर आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्चुअली में होता क्या है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म डिनोट द प्रोसेस इन विच अ गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्स डिक्लाइनिंग रोल फॉर द स्टेट एंड एक्सपैंडिंग रोल फॉर द प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी। यानी जब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करते हैं तो इकोनॉमिक रिफॉर्म हमको ये बताता है कि ये एक प्रोसेस होता है, पूरा एक स्टेप बाय स्टेप होता है, जिसमें गवर्नमेंट अपने रोल को कम करती है और प्राइवेट सेक्टर के रोल को थोड़ा सा बढ़ाती है, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देती है, उनको बहुत सारे मौका देती है कि वो इकोनॉमी के अंदर किसी भी तरीके से कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ डेवलपमेंट इवॉल्व थ्रू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रायल एंड एरर बाय डिफरेंट कंट्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ आइडियोलॉजी। यानी अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म पे बात करेंगे तो ये ऐसा नहीं हुआ है, ये जो दुनिया जो कैपिटलिज्म की तरफ धीमे धीमे बढ़ी, ऐसा नहीं हुआ कि ये अचानक से हो गया, बल्कि एक ट्रायल एंड एरर मेथड लगातार चलता रहा। दुनिया के बहुत सारे कंट्रियों ने अलग अलग इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किया। फाइनली आप कह सकते हो कि दुनिया धीमे धीमे इस चीज पे बढ़ी कि कैपिटलिज्म की तरफ बात होने लगी, प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ बात होने लगी कि प्राइवेट लोगों को भी अलाउ किया जाए, उनको भी इकोनॉमी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी या चांस दिया जाए कि वो इकोनॉमी के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर आए, वहां पे कुछ काम करें लोगों के हितों के लिए। ओके, as the Soviet Union went for a planning model, most of the developing countries after their independence were influenced by socialism and the government there took a central role in the development. अब देखिए, कंट्री की अगर हम बात करें तो उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस के साथ साथ सोवियत यूनियन का, जो कि फॉर्मर रशिया था, यानी जिसको हम यूएसएसआर भी कहते हैं, उसका काफी इन्फ्लुएंस था। उसका जो अपना इकोनॉमिक मॉडल था, दुनिया उसको कॉपी करने की कोशिश कर रही थी, जहां पे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का सेंट्रल रोल रहता है या फिर इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एज दिस कंट्री वर रूल्ड बाय फॉरेनर्स, they were worried that opening the economy means foreign investment and it will lead to a new form of domination, the domination by a large multinationals. देखिए, यहां पे डर सबका एक था। डर ये था कि भाई अभी ये गोरे लोग हमको डोमिनेट करके गए हैं या फिर हमको जो है रूल करके गए हैं, तो ऐसा ना हो जाए कि आने वाला जो वक्त हो जाए, वो आने वाला वक्त ऐसा कुछ हो कि जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होने लगे और ये कंपनियां फिर से हमको इकोनॉमिकली स्लेव बनाना शुरू कर दें। अभी तो हमको पॉलिटिकली स्लेव बना रही थी, हमारे ऊपर एज अ मास्टर रूल कर रही थी। तो ये डर सारे कंट्रियों का रहा, जिसकी वजह से सोशलिज्म मॉडल को कहीं ना कहीं ज्यादा एडवांटेज मिला, रशिया को एडवांटेज मिला। उसके ही मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल को हर कोई कॉपी करने का कोशिश कर रहा था। ओके, in order to save their economy, most went for a protectionist economic policy with import substitution, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया। अगर आपको समझना है तो इंडिया फॉरेन ट्रेड का लेक्चर जाके देखिए, वो आपको बात समझ में आ जाएगी। मैं ऊपर लिंक भी लगा दे रहा हूं, उस लिंक से आप डायरेक्ट फॉरेन ट्रेड को चेक कर सकते हैं। Okay, but by 1970, the country who adopted this policy experienced that either economy had a very slow and a lower growth rate or stagnating, and this gave birth to a new ideology called as the Washington Census। यहाँ पे थोड़ा सा मैं Washington Census के ऊपर भी बात करने वाला हूँ,
कि ये वॉशिंगटन सेंसस क्या होता था। 1970 के दशक में बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जिनको ये लगा कि जो सोशलिज्म पॉलिसी हम अडॉप्ट कर रहे हैं उससे हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत फास्ट नहीं है, स्लो है, एक सेम पेस के साथ चल रही है। और यही रीजन था कि वॉशिंगटन सेंसस का जन्म हुआ, या वॉशिंगटन सेंसस एक नई बात निकल के आई। वो क्या थी, अब जरा देखते हैं। ओके, सो अंडर वॉशिंगटन सेंसस द गवर्नमेंट ऑफ द सोशलिस्टिक और द प्लान्ड इकोनॉमी वर अर्ज्ड टू प्राइवेटाइज प्राइवेट एंड लिबरलाइज स्टेट ओन्ड कंपनी एंड एलिमिनेट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। यानी वॉशिंगटन सेंसस क्या होता है कि वॉशिंगटन सेंसस के हिसाब से गवर्नमेंट of the socialist or the private economies were urged to private and liberalize state owned economy and eliminate government। यानी वॉशिंगटन सेंसस में हुआ क्या था कि इस स्ट्रैटेजी को आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूएस फाइनेंस मिनिस्ट्री बैठी थी कहां पे, वॉशिंगटन में बैठी थी, और इस वजह से इसका नाम क्या हो गया था, वॉशिंगटन सेंसस हो गया था। इसमें यह कहा गया था कि जो भी सोशलिस्टिक इकोनॉमी है या फिर ये जो प्लान्ड इकोनॉमी टाइप की इकोनॉमीज हैं, ये प्राइवेट कंपनियों को अपने यहां मौका दे और अपनी कंपनियों को थोड़ा लिबरलाइज करें। हर जहां लाइसेंस वाला सिस्टम ना लगे, प्राइवेट कंपनियों को भी मौका दे कि वो आए और काम करें। और बहुत ज्यादा जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट हर जहां जो घुसी पड़ी है, वो अपने इंटरवेंशन को थोड़ा कम करे। यही मेन आप एक कह सकते हो कि थीम थी वॉशिंगटन सेंसस की। इसका नाम क्यों दिया गया था उसका रीजन मैंने बताया कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूएस फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये तीनों की तीनों वॉशिंगटन में बैठ के उसके ऊपर चर्चा और डिस्कशन किए थे। खैर, by the mid 1990s, it had become increasingly clear that neither of the extremes, that is, Washington census or the planned economy, is significance। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन हाइड हो रही है। स्ट्रेटेजीज ऑफ डेवलपमेंट, यानी 1990 में ये बात समझ में आ गई थी कि दोनों एक्सट्रीम, यानी वॉशिंगटन सेंसस जो बात करती कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा मौका दे दिया जाए, या फिर प्लान्ड इकोनॉमी यानी सारा का सारा स्टेट ही कंट्रोल करे, ये दोनों एक्सट्रीम था और ये दोनों जो है बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं था या फिर बहुत बेनिफिशियल इसको नहीं माना जा रहा था। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म की क्या जरूरत पड़ी थी, या फिर ये कहा जाए कि भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी मार्केट को ओपन करने की अचानक से क्या जरूरत पड़ गई, क्यों हमने ये सोचा कि भाई मार्केट को ओपन कर देते हैं और अब बाहर वालों को भी इन्वाइट करते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स वगैरह को, कि वो भी आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। सबसे पहली की चीज क्या, हाई फिस्कल डेफिसिट। अब देखिए, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, ये पॉलिसी होती है कि सरकार कितना उसके पास खजाना है और साइमल्टेनियसली वो खर्चा कितना कर रही है, उसी के ऊपर डिस्कशन होता है, इसी के ऊपर बात होती है। तो यहां पे क्या है कि फिस्कल डेफिसिट रिफर्स टू द बोरोइंग बाय गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू। फिस्कल पॉलिसी तो ये है कि सरकार रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की जो पॉलिसी बनाती है, कहां से कितना रेवेन्यू आने वाला है, कहां पे कितना हम खर्च करने वाले हैं, वही सरकार की फिस्कल पॉलिसी है। फिस्कल डेफिसिट मतलब ये फिस्कल पॉलिसी लॉस में चल रही, लॉस मतलब कि हमारे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं लेकिन हम रेवेन्यू उतना नहीं बना पा रहे हैं। तो यहां पे देखिए क्या था कि फिस्कल डेफिसिट रिफर्स टू द बोरोइंग बाय गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू। ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट पुअर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी कंट्री, लोअर द फेथ ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इन द गवर्नमेंट। यानी कोई भी कंट्री का अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ने लगता है तो इसका मतलब कि कंट्री की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, कंट्री कुछ ऐसा काम नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से उसका रेवेन्यू जनरेट हो, खर्चे उसके लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीज जो होती है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, फिर वो उस कंट्री को एक अलग निगाह से देखने लगते हैं कि ये कंट्री अब अच्छा नहीं है, कुछ सही परफॉर्म नहीं कर रहा है, हो सकता है बैंक करप्ट हो जाए, पूरा कंगाल हो जाए ये कंट्री। दूसरा क्या था प्रॉब्लम, वो था हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो टोटल पेमेंट इज ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप जाके पढ़ लीजिएगा, मैं लिंक लगा दे रहा हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट का ऊपर, इस चैप्टर को पढ़ लीजिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब यही होता है कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री से कितना ट्रेड हो रहा है। तो पता ये चलता है कि अगर बीओपी क्राइसिस चल रही तो इसका मतलब कि हम पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं और हम रिसीव कम कर पा रहे हैं, ये भी एक रीजन हो गया था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बड़ा नीचे आ गया था, यानी जो विदेशी मुद्रा भंडार, यानी द टोटल फॉरेक्स स्टूड एट $5.8 बिलियन ड्यूरिंग द एंड ऑफ मार्च 1991 एंड इट वाज सो लो दैट दीज वर नॉट एनफ टू पे एन इंपोर्ट बिल ऑफ 10 डेज। इतना नीचे आ गया था कि ये माना जा रहा था कि 10 दिनों का भी पेमेंट नहीं हो सकता है। उसके बाद अगला क्या था कि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू। इसमें अगली जो इंपॉर्टेंट बात थी कि साथ ही साथ हमारी जो पीएसयूज थी उनका भी परफॉर्मेंस बड़ा खराब होता जा रहा था। यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट पे जो लास्ट चैप्टर में मैंने डिस्कशन किया था
मैंने बताया था कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को अडॉप्ट करने के पीछे या लाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि भारत सरकार ये सोचती थी कि हम बाहर से सामान ना मंगवाएं, अपनी इंडस्ट्रीज को उस लायक बनाएं, वही इंडस्ट्रीज बाहर जैसा सामान जब बनाएंगी तो हमारा इसी बहाने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बच जाएगा। हम क्वालिटी की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, और जितना एक्सपोर्ट करेंगे उससे उतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट का खराब परफॉर्मेंस भी एक कारण बन गया था कि अब ये लग रहा था कि अब क्लोज इकोनॉमी के साथ आगे बढ़ना या चलना पॉसिबल नहीं है, और फाइनली हमें अपनी मार्केट ओपन करनी पड़ेगी, हमें अपनी इकोनॉमी ओपन करनी ही पड़ेगी। ओके, तो अब हम बात कर रहे थे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने की क्या जरूरत पड़ी थी, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, भारत जो था 60s और 70s के दशक में बड़ा ही एक गरीब देश था, जो रियलिटी है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो हमारा जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी, यानी हमारा जो बॉलीवुड था, वो भी उसी टाइप की मूवीज को बनाता था। जैसे अगर हम बात करें तो 60-70s के दशक में जो मूवियां बनी करती थी, उसका टाइटल क्या था? रोटी। रोटी के ऊपर पूरा डिस्कशन हो रहा है, उसी के ऊपर बात हो रही है। लेकिन आज के टाइम में अगर आप मूवीज को देखोगे तो आज के टाइम में जो मूवियां भी बन रही हैं वो बात मनी पे करती हैं, वो बात पावर पे करती है। जैसे केजीएफ की बात कर लें, ये मूवी उसी टाइप की है। या फिर हम बहुत ज्यादा मैनलीनेस के ऊपर भी बात करते हैं, स्मार्टनेस के ऊपर भी बात करते हैं, और उसी से जो है हमारी सिगरेट कंपनियां भी बहुत हिट हो जाती हैं, और बहुत सारी हमारी बाइक की कंपनियां भी हिट हो जाती है। जैसे कबीर सिंह की मैं बात करूं तो वहां पे सिगरेट, और साइमल्टेनियसली रॉयल रॉयल इनफील्ड या फिर बुलेट की अगर मैं बात करूं तो कम। बॉलीवुड भी उस दौरान थोड़ा अलग था, यानी 60-70s के दौरान कूली मूवी बनती थी, रोटी मूवी बनती थी, उसी टाइप की मूवियां भी बनती थी जो कि समाज को बताती थी। लेकिन आज समाज बदला है, उसमें उसके सोचने में, उसके हर तरीके में फर्क आए हैं, तो मूवी का भी फर्क आ गया। इतना गरीब था भारत कि अगर मैं इसमें एक दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लाऊं तो गरीबी का आलम यह था कि जो गाने भी बनते थे वो उसी टाइप के थे। मतलब फूल तुम्हें भेजा है, अब फूल तुम्हें भेजा है खत में, यानी सामने वाला बंदा इतना गरीब है कि वो फूल के अलावा कोई भेज भी नहीं सकता है। यानी उस टाइम में 60-70s में आपको याद है ग्रीन रेवोल्यूशन आ रहा था, लोग बड़े पैमाने पे उनका मेन कंसर्न व्हीट और राइस था, खाना पीना ही कंसर्न था। मतलब लग्जूरियस चीजें तो छोड़ दीजिए, लेकिन आज के टाइम में आप देखिए कोड़ी कैदी मैनू जैगुआर लांदी, उस टाइप की मूवी बनती है, ठीक है, उस टाइप के सॉन्ग बनते हैं, जैगुआर की बातें होती हैं, इतनी महंगी बातें चलती हैं। तो कहने का मतलब है कि मूवीज का जो स्टाइल है वो बताता है कि 60-70s में भारत कैसा था, पब्लिक सेक्टर यूनिट ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और कहीं ना कहीं खराबी जब 90s के दौर तक आती गई, जो कि अभी लास्ट जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया जिसमें मैंने बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो हुआ, या फिर जो ये फॉरेन एक्सचेंज की कमी होने लगी, और वो इस वजह से हुआ कि हमारा पब्लिक सेक्टर यूनिट बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहा था। ये इन्हीं कारणों की वजह से पता ये चला कि फाइनली हमको अपनी इकोनॉमी को ओपन करना ही पड़ गया। तो अब यहां पे हम लास्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के एलिमेंट्स पे जब हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर जब चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो कौन से 3 एलिमेंट्स थे जिसके ऊपर हमको बात करने की जरूरत है, यानी वो 3 एलिमेंट कौन थे जिसके ऊपर हमको चर्चा करना है कि भाई वो कौन कौन से एलिमेंट थे जो कि पार्ट बने थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। खैर, तो पहला उसमें एलिमेंट क्या रहा? पहला एलिमेंट था हमारा लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का रूट वर्ड क्या है? लिबरल। लिबरल मतलब होता है किसी चीज को डिस्काउंट या फिर रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो मिनिमाइजिंग द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन एंड रेगुलेशन इन एन इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा मिनिमाइज कर देना, और रेगुलेशंस को भी थोड़ा हल्का कर देना। जो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, रेगुलेशंस लगी हैं हर चीजों पे, उसको थोड़ा कम करना। दूसरी बात इसमें अगर क्या है कि फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट ने बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग पे जो एक सो लिबरलाइजेशन पे हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एक फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ने बहुत सारी जगहों पे जो प्रोडक्शन पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल रखा है उसको भी कम करना, ठीक है। सेकंड पे देखें तो प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। यानी कहने का मतलब है कि जो इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर है उनमें प्राइवेट को एंट्री देना, या फिर प्राइवेट को अलाउ करना कि वो भी आए और अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एन एंटरप्राइज फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक प्राइवेट पब्लिक कंपनी है उसको प्राइवेट में कन्वर्ट करना, जिसके ऊपर हम डिटेल में बाद में डिस्कशन करेंगे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो दूसरा एलिमेंट था प्राइवेटाइजेशन, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तीसरा है ग्लोबलाइजेशन, चीजों को ग्लोबलाइज कर देना, यानी इंडियन इकोनॉमी को दुनिया भर की इकोनॉमी से जोड़ देना। सो इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्री, और स्प्रेड ऑफ फ्लो ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, गुड टेक्नोलॉजी
एंड जॉब अक्रॉस बॉर्डर, तो ये ग्लोबलाइजेशन है, इसके ऊपर भी हम डिटेल में एक चर्चा करेंगे, बात करेंगे. So that was all about from this very introductory lecture of new economic policy. Liberalization, privatization, globalization पे step by step discussion करेंगे. Stay blessed guys and keep on watching Economics on the Move. Thanks.